बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल, अदालती इस्लाहाती कानूनी बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जिसमें उन्होंने हुक्म इम्तना दिया, फिर पंजाब इंतखाबात में फ़ंड्स की फराहमी और सियासी जमातों के दरमियान राब्ते मुज़ाकरात, इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके मुखालिफिन जो शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत है, इस हवाले से उनका तासुर ये था कि यह हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी और ख़त्म हो जाएगी और फिर अंधेरी रात होगी। लेकिन उन्होंने कहा इसके बरक्स 1 साल से उनकी इत्तेहादी हुकूमत ने तमाम बुरानों और मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। ना सिर्फ डट कर मुकाबला किया बल्कि उन्होंने मिलकर इनके हल की तरफ हतमी पेशरफ्त की। उन्होंने कहा कि IMF का प्रोग्राम जो उनकी एक कंडीशन थी, लास्ट कंडीशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब की जानिब से फंडिंग के तस्दीक होने के बाद वो मामला भी तय पा जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जो अदालती इस्लाहाती बिल पार्लियामेंट ने पास किया, अभी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए थे, कानून नहीं बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच पर इस हवाले से हुक्म इम्तना पास हो गया। उन्होंने कहा इसकी नज़ीर नहीं मिलती, हत्ता कि बार काउंसिल्स ने भी इस फैसले को मुस्तरद किया है। खबर यह भी है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद, उनकी राय यह है कि किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, अलबत्ता सियासी जमातें और सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखते हैं। एक तो इस पर्सपेक्टिव से हम आज गुफ्तगू करेंगे, फिर आपके इल्म में है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से जो फंड्स की फरामी है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर हियरिंग के बाद फैसला दिया था कि 17 अप्रैल को 21 अरब रुपए फराम किए जाएं और 18 अप्रैल को यानी आज उसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। लेकिन आपके इल्म है कि कल कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए से मुतल्लिक जो बात की गई थी, जो करारदाद पेश की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा अब ये कंपाइलेशन रिपोर्ट जो है वो कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर सिक्योरिटी का जो मामला है वो भी बहुत अहम और हसास है। इस सिलसिले में हमने देखा, आज हम उस पर बात करेंगे। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और इस हवाले से सवाल जवाब भी हुए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत की जानिब से बताया गया कि इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है और यह कामयाबी 80,000 लोगों की जानों का नजराना देने के बाद हमने अचीव की है। साथ में कौमी सलामती कमेटी का भी पिछले दिनों इजलास हुआ था जिसमें कहा गया था कि कलअदम तंजीम के साथ जो मुज़ाकरात किए गए उससे फायदा कोई हासिल नहीं हुआ, अलबत्ता उससे जो कलअदम तंजीम में शिद्दत पसंद लोग हैं वो ग्रोह में तकसीम हुई और इस पॉलिसी के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। इस हवाले से भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो दहशत गर्दी के लिए काविशें की गई हैं और जो इस वक्त एक सेंस पाया जाता है कि किस तरह इस मामले को हम टैकल करेंगे। हमारी जो रिपोर्टर हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है हिना, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊंगा और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली हॉल में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के अलावा सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी है। आर्मी चीफ ने कहा कि कल अदम TTP से गुज़श्ता अदवार में बातचीत करना एक गलती थी। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं और इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे 80,000 से ज़ायद अफराद ने कुर्बानियाँ पेश की। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा इनके मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था, ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवालात किए कि मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, दहशत गर्द अनासिर को वापस कौन लाया, तमाम सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गईं,
खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब देना होगा। याद रहे कि अक्टूबर 2021 में PTI चेयरमैन और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कलअदम TTP के बास लोग अमन के लिए बातचीत करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो इन्हें माफ़ कर देंगे। मैं मामलात के अस्करी ऑपरेशन के हक में नहीं हूँ, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का मजीद ख्याल ये था कि कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने और इन्हें शिद्दत पसंद से कानून पसंद शहरी बनाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस हवाले से आपने रिपोर्ट मुलाहिज़े की, इसमें बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और जो मुल्क की इस वक्त मजबूत सूरत हाल पे उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़ा पर्टिनेंट पैनल शरीक गुफ्तगू हुए। हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली साहब ने बजरिया स्काइप वीडियो लिंक। आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर रह चुके हैं, उनके मरकजी रहनुमा आपका बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने टेलीफोन पर। आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और नजरियाती रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है महमूद बाबर साहब ने, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और तमाम मामलात पे सियासत हो, मईशत हो, अंदरूनी इस्तेहकाम हो, इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से जितनी भी अब तक ऑपरेशंस किए गए उस पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। महमूद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा इख्तियार वली खान साहब। सर, आपसे आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इख्तलाफ राय जो है जमहूरियत का हुस्न है। इंतहाई मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातों का ये इकट्ठ है और उन्होंने कहा कि जो मुखालफिन है वो तो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि चल नहीं सकेगा, लेकिन ना सिर्फ चला बल्कि 1 साल इन्होंने मुकम्मल किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहेंगे, क्योंकि PMLN इस हुकूमत में ड्राइविंग सीट पे है। वो नताइज जिसकी वजह से आप लोगों ने शौकत यूसुफजई साहब की जमात को अदम एतमाद के साथ हटा के इक्तदार संभाला था, उसको अचीव करने में कामयाबी हुई है? 1 साल का अरसा गुजर गया है। इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आते साथ ये कहा था कि हम महज हुकूमत करने नहीं आए हैं जी। हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट दीगर इदारे डायरेक्शन ठीक करने आए, उसकी सिमत ठीक करने आए। पाकिस्तान को जो 4.25 साल में आग लगाई थी, चाहे वो जंगलात हो, वो महकमे हो, वो इदारे हो, वो कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो बच गई हो। हम उस फायर को ठंडा करने के लिए और उसके लिए हमने, जिस तरह फायर ब्रिगेड की एक ड्यूटी होती है, हमने वो की है जी। अब हमारी 1 साल में 1 साल, ये तो इमरान खान की क्या ही बात, वो तो अपने अलावा उनको कोई और नजर भी नहीं आता, लेकिन हमने 1 साल में वो करके दिखाया है जो वो अपने 4.25 साल में नहीं कर सके। अच्छा, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले आपको, जब हमारे पास कमजोर मईशत ये छोड़ कर गए जी, जिसमें ये जाते जाते 4.25 साल में पाकिस्तान के 70 साल जी के कर्जों को ये को सस्ता आटा फराहम किया। अच्छा महमूद साहब, ये तो गुफ्तगू थोड़ी सी मुकम्मल नहीं हो सकी चूंकि इख्तियार वली साहब का जो सिग्नल है वो स्टिक हो रहा था। बार के भी मैंने तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताया। मैं चूंकि आपसे चाहूंगा कि जो इलेक्शंस की भी बड़ी बाज़गश्त है और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उन पर गुफ्तगू आपसे करूँ। सर, एक तो फंड्स की फराहमी का मामला है, वो तो रिपोर्ट जमा करा दी है इलेक्शन कमीशन ने। पंजाब में तो महमूद साहब बहुत ज़्यादा शिद्दत से बात हो रही है कि जी इलेक्शन हो 14 मई को, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी देख रहा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से खामोशी है, ना PTI उतनी मुतहरक है और गालिबन आला अदलिया में भी ये मामला तो है पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन उस पर कोई हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई डेट्स हो रही हो या तारीख पे जा रहे हो। साथ में जो सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन है उस पर आपकी क्या राय है महमूद साहब? देखिए अनवर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में इससे करूंगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो इस वक्त भी PTI है। ठीक। और मैं खुद ये जो हालात देख रहा हूँ, तमाम तर वादे PTI ने जो किए थे उनमें से शायद बहुत सारे पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी PTI ही है। उसकी वजह ये नहीं है कि PTI अकेली इतनी इफेक्टिव है, बल्कि उसके सामने कोई है नहीं। अच्छा। और जो है भी तो वो भी आपको मालूम है वो जिस अंदाज में है, तो वो भी किसी इधर उधर देख रहे हैं कि हमें कौन सपोर्ट करेगा, कौन हमारे साथ जाएगा, हमें कुछ सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो कोई ऐसी इनको कन्फ्रंट करने वाली कोई इस वक्त कोई ताकत नहीं है यहाँ पे। अच्छा। लेकिन PTI की यहाँ पे हिलजुल क्यों नहीं है?
Yes. उससे मेरा अंदाजा ये है कि पीटीआई का सारा फोकस इन 2 पिछले अदवार में भी हमने देखा कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा लोगों ने खुद दिया जाके, दूसरी बार भी लोगों ने खुद उन्हें वोट दिए, पहले से बहुत ज्यादा दिए। अच्छा, लेकिन हमें तहरीके इंसाफ की प्रायोरिटीज में पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रही थी। ठीक, हमें तहरीके इंसाफ की प्रायोरिटीज में हमेशा से इमरान खान साहब को हम कहते थे कि हमने आपके सामने एक सजी हुई ताल रखी है जिसमें हर किस्म का खाना पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर भी पंजाब ही की ताली को देख रहे होते थे कि उसमें क्या पड़ा हुआ है मेरे लिए। अच्छा, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि उनका चूंकि फोकस जो है वो पंजाब है और उन्हें इस बात का पता है कि अगर वो पंजाब जीत जाएंगे, इस वक्त जो हालात हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो पंजाब में जीत जाएंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ यहाँ है नहीं, हुकूमत ऐसी है कि उसने इतनी महंगाई की हुई है, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जी। इत्तेहादी उनके साथ कोई नहीं खड़ा, सियासी मैदान में वो भी आएंगे तो तकसीम होंगे। अच्छा। तो इन्हें मालूम है, इमरान खान साहब को भी ये मालूम है कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ तो मुझे यहीं पे काफी होगा, तो पुख्तनख्वा तो वैसे भी मेरी जेब में पड़ा हुआ है, तो उनका शायद ये ख्याल है, इसलिए यहाँ पे वो इसको अपना एक सेफ हेवन समझते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं किसी भी वक्त यहाँ से तो मैं कर ही लूंगा ठीक। और यहाँ के तो लोग मेरे साथ हैं ही। ओके। लेकिन उनका फोकस पिछले 2 अदवार में भी पंजाब ही रहा था, सच बात- यहाँ पे कोई हिलजुल नजर नहीं आ रही। ठीक उसकी है। वजह भी ये है कि इमरान खान साहब जब तक कुछ नहीं कहते कोई और कुछ कहता ही नहीं है। ओके, इमरान खान बाबा साहब, ये के तो बाद सर कोई आपने दूसरा नुक्ता उठा बंदा है दिया, नहीं। ये तो सर आपने जमीनी हकायक बताए, वो आपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बताया। मैं शौकत यूसुफ सही साहब से जवाब लेकर उनको शामिल गुफ्तगू करके फिर मैं आपसे सिक्योरिटी के हवाले से बात करूंगा, स्पेशली जो कलअदम तंजीम टीटीपी के हवाले से पहले एक पॉलिसी अपनाई गई शौकत यूसुफ सही साहब के दौरे हुकूमत में, जो जमात थी उसके क्या नताइज है और अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो किस नहज पे। शौकत यूसुफ सही साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो आपने महमूद बाबर साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी, इख्तियार वली साहब से भी हम बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो माशाल्लाह बड़े नजरियाती रुकन भी है और पिछले 9.5-10 साल से वजीर भी रहे। बाबर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी कभी खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहा, पंजाब ज्यादा फोकस पे रहे, और यही शायद वजह है कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तो आप लोगों के बयानात भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर देखा जा रहा है, सर्वेलेंस एक तरह से देखी जाती है कि कंप्लायंस रिपोर्ट आ रही है, क्या सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कुछ ज्यादा मुतहरक नहीं दिखाई दे रही पीटीआई, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा प्रायोरिटी में नहीं है, इससे मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ। अच्छा, ये जितने एमपीएस हलकों में काम हुए तरक्याती काम, क्योंकि यहाँ पार्टी पाल रही है शुरू से, और शुरू से हमारी 5 साल की हुकूमत रही है, फिर उसके बाद दोबारा हमारी हुकूमत आई है। देखिए, मोटरवे बनाया, फिर बीआरटी बनाई। सर वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से कह रहे हैं ना, पंजाब में 14 मई आई है, केपी में तो कोई इलेक्शन की तारीख ही नहीं आई। अर्ज ये कर रहे हैं कि देखिए, वो 14 मई जो है वो अदालत की तरफ से जब तारीख दे दी गई है, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि जी अदालत के जो फैसला है उस पर अमल दरामद हो जाए। अब हमारा केस जो है वो जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट में, हम किसके लिए एहतजाज करें, वो तो अब कोर्ट में है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का है वो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस कर दिया, अब हमने दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया है, पेशावर हाई कोर्ट से। अच्छा। और वहां से फैसला होगा तो फिर हम हुकूमत पे दबाव डालेंगे। फिलहाल तो ये है कि पंजाब का चूंकि अनाउंस हो चुका है, पंजाब के बारे में फैसला भी हुआ है कि फंड रिलीज किए जाए। अब हुकूमत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब होती जा रही है। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि गिलानी के बाद शहबाज का नंबर है। अच्छा, और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एतजाज साहब भी कह चुके हैं कि वायलेशन हो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि ये जो 2 चीजें लेके चल रहे हैं कि जी फंड नहीं है और सिक्योरिटी ठीक नहीं है। आपने देखा कि 10 किलो आटा तकसीम हो रहा था, लंबी लंबी कतारें सारा दिन सुबह शाम तक लगी रही, कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। तो क्या वोट डालने के लिए दहशतगर्दी का वाकया होगा? ओके, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है। दूसरे की ये जो कभी कहते हैं हम 1 लाख लैपटॉप फ्री तकसीम करेंगे, और ये जो इन्होंने एमएनएस के हल्कों के लिए मेरे ख्याल से कोई 42 अरब कितने रुपए इन्होंने रिलीज किए थे, तो एमएनएस के हल्कों के लिए पैसे हैं, इनके एमएनएस के लिए, और इलेक्शन के लिए नहीं है।
یہ سوچنے کی بات ہے اور میرے خیال سے تو اب آپ نے کہا سپریم کورٹ اس کو اوورسی کرے گا، لیکن سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں، تو آپ لوگوں کو جو سر یہ بیان آتا ہے کہ 90 دن کا، تو کے پی میں بھی تو 90 دن اسی طرح سر سرپاس ہو رہے ہیں نا جیسے پنجاب میں ہیں. سوال یہ تھا عمران خان صاحب اس حوالے سے زیادہ بیان بھی نہیں دیتے کہ خیبر پختونخوا میں بھی تاریخ دی جائے، وہاں پر بھی اس حوالے سے آپ لوگوں کے سابق وزرائے اعلیٰ یا اسپیکر جو ہے وہ پٹیشن لے کر جائیں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں شروع میں ہم دونوں کا نام لیتے تھے، خیبر پختونخوا اور پنجاب. پہلے خیبر پختونخوا کا نام لیتے تھے پھر پنجاب کا. جی. کیونکہ سپریم کورٹ میں جو لاسٹ اور پہ جو گورنر تھا اس کا جو وکیل تھا وہ چلا گیا، وہ نہیں پیش ہوا جی. اور وہ کیس سے الگ ہو گیا. تو چونکہ انہوں نے ڈیسیژن لینی تھی کیونکہ ایک الگ بحث چل پڑی تھی پنجاب کے اندر، چونکہ گورنر نے اسمبلی نہیں توڑی تھی، خیبر پختونخوا میں گورنر نے اسمبلی توڑی تھی، تو یہاں کا جو گورنر کا وکیل تھا وہ 11 آور کو کیس سے الگ ہو گیا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ابھی سنا نہیں ہے گورنر کو، اس لیے یہ کیس اب ہم چھوڑتے ہیں. پنجاب کے چونکہ مکمل ہو گئے، ان کو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے، تو ہم یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراً ہو، لیکن ڈیفینیٹلی اب چونکہ کیس کورٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کورٹ نہیں کرنا ہے. کورٹ کا ایک وہ فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے پڑیں گے. ذرا میرے ساتھ رہے گا. اختیار ولی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں سر وہ بیچ میں آپ سے رابطہ ہو گیا تھا، آپ کا تھوڑے سے سگنل کا ایشو ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. ویسے تو شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو آپ کی جو مستقبل ہے اس کو جوڑ رہے ہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، اور ان پہ بھی توہین عدالت لگی تھی، نائل ہو گئے تھے، اور آپ لوگ پیسے نہیں دے رہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے سپریم کورٹ میں. اور انہوں نے کہا کہ پیسے آپ لوگ ویسے فنڈز دینے کو ہیں لیکن الیکشن کرانے کو نہیں ہے. لیکن جو محمود بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. تو سر آپ تو خود ماشاءاللہ اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، تو محمود بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سمجھتے ہیں ان کی سیف ہیون ہے. ویسے تو سیف ہیونز ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں ورڈ جو ظاہر بات ہے جو بدامنی پھیلاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیف ہیون ہے. وہ اس لیے پنجاب میں فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ ان کا بیک یارڈ ہے، قلعہ ہے ایک طرح سے کے پی. تو اختیار ولی صاحب ان دونوں نکات پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی میں تھوڑا سا پچھلے والی بات آپ کو میں کمپلیٹ کر دوں. جی پلیز. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے بڑے اچھے کولیگ رہی ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. ان کے بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی ایک دو منطقیں ہیں مجھے بڑی یاد آتی ہیں. اکثر ان سے پوچھتا ہوتا ہوں، یہ اپنی حکومت میں کہتے ہوتے تھے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس سے حکومت کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. تو میں ان سے ذرا یہ پوچھوں گا کہ ذرا یہ والی منطق ہمیں سمجھائیں کہ اس کا فائدہ کس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا لیڈر تو کہتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے نقصان ہو رہا ہے. خیر ہماری جو پہلا سال ہے، پہلے سال میں ہم نے پاکستان میں جب پاکستان کی معیشت بڑھی، یہ 4.25 سال میں تباہ و برباد کر کے چلے گئے. عمران خان کی 4.25 سال کی حکومت نے پاکستان کے 70 سالہ قرضوں کو ڈبل آف دا سائز، اس کو دگنا کر دیا. اور اس کے باوجود ہم نے میاں شہباز شریف نے جو پی ڈی ایم کے مشترکہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں جو آٹے کا تھیلا نواز شریف کی حکومت ختم ہونے پر 600 روپے کا تھا، عمران خان کی حکومت جاتے جاتے اس کو 2500 پہ چھوڑ کے گئی ہے. شہباز شریف نے سب سے پہلے کہا کہ میں سستا آٹا دوں گا، اور سستا آٹا انہوں نے 820 روپے کا تھیلا دیا، اور اب پورے رمضان میں ملک کی 91% آبادی کو مفت آٹا تقسیم کر کے دکھا دیا. یہ ہماری پہلی کامیابی تھی. 1 سال کی پرفارمنس بتا رہا ہوں. ہم نے اس ملک کو غیر متنازع میرٹ پر ایک ایسا آرمی چیف دیا کہ میرے خیال میں اس پہ صرف پاک فوج کو نہیں بلکہ پوری ملک، پوری قوم کو اس پہ ناز ہے. ایک پیشاور، ایک بہترین سپہ سالار ہم نے دیا. حالانکہ عمران خان نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو متنازع بنایا جا سکے. نمبر 3، 4.25 سال میں عمران خان کی تباہی اور بربادیوں میں جہاں وہ ہر سال اور ہر دن پورے ملک میں آگ لگاتے رہے، یہاں تک کہ کسی ایک جنگل تک کو نہیں چھوڑا، کسی ایک ادارے تک، کسی ایک محکمے کو نہیں چھوڑا. صحیح ہے. وہاں پر انہوں نے سی پیک کو بھی رول بیک کر دیا تھا. اور 4.25 سال بعد سی پیک کو شہباز شریف کی حکومت جب آئی تو وہیں سے شروع ہوا جہاں پہ
इमरान खान ने बंद किया। इसका मतलब है कि जो इलेक्शन होंगे खैबर पख्तूनख्वा में उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे इम्कानात हैं फिर कामयाबी के इस कारकर्दगी की उसमें मैं बुनियाद पे। आखिर में आके आपको बताता हूँ। अच्छा। गवादर का पोर्ट बना बनाया तैयार हम छोड़ के गए थे, इमरान खान उसको स्टार्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा। कुछ और मुल्कों के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर गवादर पोर्ट को बंद रखा गया। 50 लाख घर तो कहीं बने नहीं, 1 करोड़ नौकरियां आई नहीं, समंदर में से गैस निकली नहीं, मदीने की रियासत बननी नहीं थी, गवर्नर हाउस पे बुलडोजर फिरा नहीं। ठीक है। ये जो साइकिल पे जिन्होंने जाना था वो 5 साल हेलीकॉप्टर में फिरते रहे। लेकिन अब इस वक्त जो ये क्या कर आए थे, हमारी अगर 1 साल परफॉर्मेंस पे मैं बात करूं सर उस पे आपने बता दिया सर, काफी उस पे रोशनी डाल दी इख्तियार साहब, उस पे आपने बता दिया परफॉर्मेंस पे। मैं चाहूंगा जरा इस पर आ जाए ना, अब इस वक्त जो सिचुएशन है सर, 10 इलेक्शंस का जो इशू है सर। आता हूं ये जरूरी बात जरा ऐड कर लूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो आय रोज पीटीआई वावेला करती थी, और ये लोग इसका एक बाकायदा प्रोपेगेंडा करते थे कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान कल डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान टूटने लगा है, ये मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, ये सोमालिया हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। आज बैरूनी इमदाद IMF के लोन के बावजूद वो फॉरेन एक्सचेंज जिसका रोना रोज इमरान रोता था कि 3 अरब और $3.5 अरब पे आ गए, वो $12.5 अरब पे पहुंच चुके हैं। $12.5 अरब पे आ गए आपके हमारे फॉरेन रिजर्व्स इख्तियार साहब? जी इससे ऊपर चले गए हैं। अच्छा। और अभी इसमें मजीद स्ट्रेंथन होना है। चलिए आपने बता दी, कारकर्दगी बता दी आपने सर, कारकर्दगी बता दी। मैं फिर बाबा साहब के पास जाता हूँ। अब मैं आता हूँ, मैं इलेक्शन पे बात सर लंबी हो रही है आपकी बात, प्लीज जल्दी कीजिएगा जी, जल्दी समेट। मैं पहले आपसे भी बात नहीं कर सका, मेरी लाइन कट गई थी। जी। पीटीआई का कोई सेफ किला नहीं रहा खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा। 2 बार ये इलेक्शन ये जीते हैं, दोनों बार इनको एजेंसियां लेकर आई थी। ये बात हमने बवांगे दोहल कही थी, हमने खुलेआम कही थी, जलसों में कहा था, टीवी पे कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली लाई गई थी। और अब इमरान खान को जब असल अपोजिशन से और मुखालफों से जब उसका वास्ता पड़ेगा, मैदान में आएंगे, इनको लग पता जाएगा कि लोहे के चने किस तरह होते हैं और उनको किस तरह फिर चबाया जाता है। अच्छा। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये तो इलेक्शन है, इनका इलेक्शन है, इलेक्शन हम कराएंगे। इलेक्शन से कोई सियासी जमात भागती नहीं है, लेकिन इलेक्शन की टाइमिंग इनकी मर्जी से नहीं होगा, वही होगा जो हम बेहतर समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का आईन, दस्तूर और पाकिस्तान के मारूजी हालात इजाजत देंगे, उसी वक्त पे इलेक्शन। मैं चाहूंगा शौकत यूसुफजई साहब, सर वो कह रहे हैं कि आप लोगों के जो है आप कारकर्दगी, पहले आप बेसाखियों थे, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं अब आपका मुकाबला होगा और ये लोग लोहे के चने साबित हो जाएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, इख्तियार वली साहब ने दावा कर दिया जमानतें जब्त हो जाएंगी आप लोगों की। ये मैं आप उनसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, उन्होंने रटी रटाई बातें कर करके ना वो इधर उधर नहीं हो सकते थे। देखिए 4 रुपए जब हमारे दौर में पेट्रोल महंगा हुआ था तो ये साइकिल पर आए थे असेंबली। अच्छा। मुझे आज भी याद है, इन्होंने पेट पे पत्थर भी बांधा था। इन्होंने कहा कि जी 4 रुपए महंगा किया है पेट्रोल इमरान खान के दौर में। तो वो 4 रुपए के बाद आज पेट्रोल कहाँ है, वो तो डबल ट्रिपल भी महंगा हो गया। कभी साइकिल पे मैंने दोबारा इनको नहीं देखा। अच्छा। दूसरी बात ये कि देखिए अगर हमें खौफ होता तो हम असम्बलियाँ क्यों तोड़ते हैं? हमें तो हमारे पास तो हुकूमतें थी। खौफ तो इनको है जो भाग रहे हैं, आए रोज नए नए बहाने बना रहे हैं। कभी कहते हैं जी अमन खराब है, क्या अमन 2008 से ज्यादा खराब है, 2013 से ज्यादा खराब है। और जी मईशत, अगर मईशत इमरान खान के दौर में इतनी खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तो आपको किसने कहा था आप आए? 8 महीने तो रह गए थे ना जी, 7-8 महीने रह गए थे हुकूमत के, आप छोड़ देते 8 महीने, साल 1.5 साल रहता था यूसुफजई साहब। लेकिन चूंकि इनको तो पता ही नहीं था, ये तो अपने केसेस खत्म करने पे इन पे ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा जोर था, कोई अवामी मसाइल हल करना तो इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक। जो इन्होंने कहा कि हमने पूरे रमजान में 810 रुपए का आटा तकसीम किया जी, ये 810 रुपए किस मार्केट में था आटा, मुझे जरा बता तो देना। एक तो इन्होंने चोकर तकसीम किया 10 किलो जो फ्री आटे के नाम पे, कितने लोग मरे उसमें। अच्छा। इनके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं था जो तकसीम कर देते, और पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे थे। इमरान खान ने भी तो कोरोना के दौर में लोगों को पैसे दिए थे, उनके अकाउंट में चले गए थे। अच्छा। कभी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि जी कोई किसी एमपीए ने कहा कि जी हमने आपको पैसे दिए हैं, क्योंकि वो बाइज्जत तरीके से उनका नियत ये थी कि लोगों को रिलीफ मिले, उनके अकाउंट में पैसे चले गए।
10 किलो आटे के लिए जितनी धक्कम पेल रही, जितने सारे रमजान में लोग कतारों में खड़े रहे, जितनी बेइज्जतियां होती मुश्किलात रहीं, हुई हैं, जितनी ज़ाहिर बात है, उनको- आप सही कह रहे हैं, उसको उनकी बेहतर होना तस्दील चाहिए होती रही, डिलीवरी को, लेकिन बहुत ज्यादा उनका- मुश्किलात हुई। उसके बावजूद अब ये इन्होंने कहा कि हमारे दौर में आटा 2500 था और इनके दौर में 900 था, तो ये मुझे जरा बता दे ये पूछूंगा कि सर ये इनसे। 900 रुपए किस मार्केट में आटा मिलता था, ये सर इख्तियार ताकि साहब हम से भी जाके पूछूंगा। खरीद ले, क्योंकि फ्री आटा तो पीटीआई वालों को नहीं मिल रहा था ना, अच्छा, पीटीआई वालों पे तो बंद था। तो जो मार्केट का आटा था वो तो हमें जरा मार्केट बता दे कि 900 रुपए पे ये जो 20 किलो आटा मिलता था, ये मुझे जरा बता दे। इख्तियार साहब, ये बार-बार ताकि हम सवाल भी करें जाके वहाँ शौकत से यूसुफ खरीद ज़ई लें, साहब। क्योंकि हमें तो 3200 रुपए, अभी भी 27 रमजान है, रमजान में 3200 रुपए जी रमजान में 3 दिन रहते हैं। इख्तियार बार बार वो कह रहे हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब वो आटा कहाँ मिल रहा है सर, जरा बता दें, आप करीब ही बैठे हैं इनके, ये पेशावर में, आप नौशहरा में, सर वो कहाँ मिल रहा है, शौकत साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं इनको। हमने 650 रुपए पर 2018 के आप स्टेटिस्टिक उठा ले, सर आटे का थैला 2018 में 650 रुपए का था। और जब ये जा रहे थे, महमूद खान की हुकूमत जब जा रही थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के जाते वक्त 2500 रुपए का थैला हो चुका था। और इस वक्त कितना है रमजान में जो आप दे रहे हैं? हम मुफ्त तकसीम कर रहे हैं और बाजारों में सदा लग रही है कि अगर कोई रह गया है तो आ जाए अपना मुफ्त ठीक आटा है, वसूल चले कर सर ले। आटे पे कोई हमारी बंदा डिबेट बशर नहीं रहा। इख्तियार साहब आटे पे डिबेट हो गई। मैं आप लोगों की इजाजत से महमूद चंद बाबर साहब के जरा टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैं चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट इशू है सिक्योरिटी का, जरा मैं चूंकि शौकत यूसुफ ज़ई साहब, इख्तियार वली साहब, बाबर साहब तीनों केपी जरा बात करना चाहूंगा। माजरत महमूद साहब आपके पास जरा थोड़ी सी जरा गुफ्तगू हो गई थी, मुकालमा हो गया था। बाबर साहब ये बताया कि सर ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी, चूंकि शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी मौजूद हैं, जरा इस पर हम जरा पुरबख्श गुफ्तगू करेंगे गैर जज्बाती अंदाज में। और कहा गया था इन लोगों की पॉलिसी है पीटीआई की, जाहिर बात है इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था कि हम जो रिकंसाइलेबल एलिमेंट्स है टीटीपी में, कलअदम तंजीम में, उनसे बातचीत करते हैं, उनको वापस लाया जाता है और उनको बसाया जाएगा और शिद्दत पसंदी से अमन पसंदी की तरफ लेकर जाएंगे। उसके क्या नताइज निकले? क्योंकि अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें यही कहा गया कि ये पॉलिसी जो थी इसके नताइज नहीं निकले और अब किसी किस्म की भी नरमी नहीं बरती जाएगी। एक तो मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा कि मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये जो अब पॉलिसी है कि ऑपरेशन होना चाहिए और ऐसे एलिमेंट्स की बेखनी करनी चाहिए, इनसे बातचीत नहीं हो सकती, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अनवर साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि हमने अफगानिस्तान के हालात देख के अपने मुज़ाकरात का फैसला किया था जी। और जब अफगानिस्तान के, तालिबान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जब हम देख रहे थे कि वो फ्रूटफुल होते जा रहे हैं और तालिबान या किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में अमन आ रहा है, तो हमने कहा कि जो हमारी उस वक्त क़यादत थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ भी इसी तरह होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें दो चीजें देखने वाली हैं जो जिसपे मैं यकीन रखता हूँ। मैं ये यकीन रखता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में और जनरल फैज साहब के दौर में मैंने आज तक कभी उनके हक में कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी नीयत बुरी नहीं थी। ठीक, उनके तरीकेकार से इख्तिलाफ किया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने ये मुज़ाकरात किए, जिस तरीके से इन्होंने ये मुज़ाकरात शुरू किए, जिस हाई प्रोफाइल के लोग वहां पे सबसे पहले चले गए, हालांकि उनको जरा आहिस्ता आहिस्ता इन मुज़ाकरात का पेस जो है उसको बढ़ाना चाहिए था। उसमें पहले वो नॉर्मल किस्म के मुज़ाकरात होते, फिर उसे हाई प्रोफाइल बनाया जाता, शायद उसके असरात ज्यादा बेहतर होते। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नीयत इनकी ठीक थी और तरीकेकार इनका गलत था। और उसमें फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियां आने के वक्त फिर उनको ये मौका भी नहीं मिला कि इसको आगे ले जाया जाए। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो है वो अफगानिस्तान से हालात डिफरेंट हो गए थे। एक तो वो हुकूमत जिसने वो शुरू किया वो हुकूमत नहीं रही, और उस वक्त जो उनके पास इख्तियार था, जिस तरीके से वो चला रहे थे, उनके जो राब्ते थे, मैं खुद काबुल और यानी पाकिस्तान के बीच आता जाता रहता था उन दिनों। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये हालात खराब हुए। हाँ, उसका ये हुआ कि उस वक्त उनको जो ये चाहिए था कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो लोगों को पाकिस्तान ना आने दिया जाए, या अगर वो यहाँ सर उठा रहे हैं तो उन्हें कहते कि नहीं अभी बातचीत पूरी नहीं हुई, आप सर नहीं उठा सकते, आप अपने हमारे मुख्तलिफ शहरों में जाके कार्रवाइयां शुरू नहीं कर सकते। जो बीच में जो लोग थे वो गारंटर से उनको पाबंद बनाते कि इनको रोके, इनको कहें कि जब तक फाइनल बात नहीं होगी हम आगे आपके साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने वो ग्राउंड भी उनके लिए थोड़ा सा आजाद छोड़ा कि वैसे भी अफगानिस्तान में तो बात बन गई है तो हमारी भी बन ही जाएगी। तो ये इनकी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन थी और उसके असरात जो है वो इस वक्त पड़ रहे हैं कि वो हर जगह मौजूद है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता हो कि टीटीपी पाकिस्तान में इतनी आजाद नहीं है।
اس کو پاکستان کے جو موجودہ وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی جب کابل چلے گئے، اس وقت محمد صادق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب وہاں سے ڈیمانڈ کی تو وہاں سے پھر افغان طالبان نے اب ان کو تھوڑا سا وہ کر دیا ہے، ٹائٹ کیا ہے کہ آپ اگر وہاں کچھ کریں گے تو یہاں ہمارے لیے بنے گا. تو ٹی ٹی پی کے یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہے اس میں بہت ساری تبدیلی دیکھ رہا ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں میں ان کی گڈ ول بنے اور کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جو مسجد اور مدرسے میں ہو، تاکہ پھر وہ افغان طالبانوں نے کہیں کہ دیکھیں آپ نے پھر یہ کارروائی کر لی. وہ تو انہیں فوج اور پولیس پہ بھی کارروائیوں سے روکتے ہیں، لیکن پھر جب ان کا جو افغان طالبان کا جو نچلا جو سپاہی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ آ کے پاکستان میں لڑتا بھی ہے، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ ان کو نہیں چھوڑ رہی. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا انالیسس دیا ہے. شوکت صاحب پہلے آپ سے جانوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اس وقت ہیم آف افیئرز میں تھے اور آپ کا تو علاقہ جو ہے مالاکنڈ ڈویژن میں شانگلہ، ظاہر بات ہے اس میں بہت زیادہ طالبان کی انگریس بھی رہی ہے. اور یوسف زئی صاحب آپ کو یاد ہوگا اس دور میں میرے آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی اور یہ اختیار ولی صاحب بھی تھے. آپ سر کیا کہیں گے شوکت یوسف زئی صاحب، کیا اس حوالے سے بہتر طریقہ کار یا اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی تھی جو محمود بابر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ان کے یہاں پر سافٹ لوگ موجود تھے یا جو نرم گوشے تھے ان کو سر اٹھانے کی وجہ مل گئی کیونکہ ایک پالیسی اپنائی گئی تھی کہ ان کو آنے دو، آنے نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا بہتر اسٹریٹجی سے اس سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہیے تھا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب دیکھیں میرا جہاں تک خیال ہے یہ سیکورٹی ایشوز ہیں، یہ پولیٹیکل فیصلے اس پہ ہوتے ہیں، لیکن آفٹر کنسلٹیشن آف سیکورٹی ادارے. اچھا. اور جو سیکورٹی ادارے پروپوز کرتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. اس وقت جو قربانی دے رہے ہیں وہ ہماری فوج دے رہی ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے دے رہے ہیں، تو زیادہ جو ہے انہی کی طرف سے یہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے ہمیشہ. ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے مشاورت کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی، اور وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے. اور وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی کیونکہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں. اور وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی شوکت صاحب، وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ پولیٹیکل آپ لوگوں میں رہے، اور وہ اسٹریٹجی اس وقت جو اپنائی گئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کیونکہ اس جو گورنمنٹ تھی ہماری، میں نے یہ کہا تھا اور میرا آن ریکارڈ وہ موجود ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. اچھا. یہ مذاکرات جو ہے کس نے کمیٹی بنائی ہے، اس وقت کی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ مذاکرات کہاں سے ہو رہے ہیں. اور لیکن چونکہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پہ پولیٹیکل فیصلوں سے زیادہ سیکورٹی اداروں کی کنسلٹیشن بہت لازمی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں اور سیکورٹی ادارے اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو بہتر طور پہ، تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں امن آ جائے. اب امن کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں. جتنی قربانیاں انہوں نے دی، شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی قربانیاں کسی نے دی ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں تو 80,000 ہمارے عام شہری بھی اس میں لقمہ اجل بنا ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑا وہ ہے. اس پہ میرے خیال سے اب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی جو سفر ہو رہا ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا تو فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے نا. بالکل. ہمیشہ فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور فرنٹ لائن صوبے کے طور پہ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے. ہمارے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، ہمارے لوگ مطلب جانے گئی ہیں، یہاں پہ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک پولیٹیکل گورنمنٹ فیصلہ کر لے گی وہ آپ کہتے نہیں، لیکن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن سر وہ ہونا تو یہ چاہیے نا، اونرشپ ہونی چاہیے. لیکن شوکت صاحب، محمود بابر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بابر صاحب آپ بیٹھ کیجئے گا، پھر میں اختیار ولی صاحب کے پاس جاؤں گا. کرنا چاہ رہا ہوں میں بہت جلدی اپنی بات کروں گا. عمران خان صاحب نے ابھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک بیان دیا تھا، کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو طالبان ہیں ہم اس لیے انہیں یہاں لے کے آئے تھے کیونکہ ہمیں افغان طالبان نے کہا تھا کہ ان کو لے جاؤ، اور اس وقت ہم پہ پریشر تھا کہ ان کو بھی آنے دیا جائے. تو انہوں نے یہ بات خود مانی تھی کہ یہ خود لے کے آئے تھے. شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی مذاکرات کو بیک اپ نہیں دی تھی اور ہم نہیں مان رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب خود ریکارڈ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہی ان کو لے کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کا یہ بیان ان کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، وہیں لے کے آئے تھے.
वहीं इमरान खान साहब ने हमेशा कहा था कि हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए, पेशावर में दफ्तर खोलना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, इमरान खान साहब के बयान मौजूद हैं रिकॉर्ड पे। ठीक है, आपने इंटरजेक्शन दी। इख्तियार वली साहब, सर अब इस वक्त आप लोगों के पास इक्तिदार है फेडरल में, केपी में तो जाहिर बात है केयरटेकर है, लेकिन ये मामला बहुत हसास है। जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा है, अब सर उस मामले को टैकल करना है। कलअदम तंजीम को, टीटीपी को, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ इन कैमरा, उसमें आर्मी चीफ ने गैर मुतज़्ज़ल अंदाज में कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, और जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि 80,000 लोगों की जानों का नजराना है। अब क्लैरिटी है कि कैसे इनके साथ चलना है, क्योंकि पहले जो शौकत साहब कह रहे कि इत्तेमाद में नहीं लिया गया, और बाबर साहब कह रहे कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी वैसी पॉलिसी रही है। इमरान खान साहब तो कहते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं अफगानिस्तान को और उसके हालात को। तो अब आप समझते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, मैं बड़ा आपको सीधा सीधा मैं कोई लगी लिपटी या मुझे घुमा फिरा के करने की बात की जरूरत नहीं। ये सबसे पहले इमरान खान, ये शौकत साहब जो है ना, ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह नहीं होता। सीधी बात यह है कि आप इनको लेकर आए थे, आपने इनको दोबारा इंपोर्ट किया था, दोबारा आपने इनको सेफ हेवन दिया। जब उन्होंने आपके बंदे उठाए, जब उन्होंने आपके एमपीए से बत्ता लेना शुरू किया, जब उन्होंने आपके पुलिस के बंदे बिठाए, जब उन्होंने आपके डीएसपी उठा के रख लिए, फिर तावान लिया, फिर आपके अपने सीएम ने तावान दिया और खुद अपनी जान बख्शी करवाई, फिर आपको समझ आई कि आपने काम गलत किया है। आज आप ये कहते हैं कि हमारे पास, मतलब हम वी वर नॉट इन द पिक्चर, और पता नहीं ये मुज़ाकरात कौन कर रहा था। आप ये जो महमूद जान बाबर साहब बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मुझे पता ही, 4 एंकर्स उनके पास बैठे हुए थे इमरान खान के पास, और उनको इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था कि हम उनको लाए थे और ये इसमें हम शामिल थे, और इसमें मेरी मर्जी, मेरी प्लानिंग शामिल थी। ये जनरल फैज और इमरान खान की पॉलिसी थी, ये ले आए, लेकिन बाद में इनसे फिर संभाला नहीं गया। हाँ, अब जहां तक हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक, वी बिलीव कि हमने पहले भी इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया था। इनको ये नहीं पता, ये नए लोग हैं, पॉलिटिक्स से ये लोग नाबलद हैं। निजाम हुकूमत, निजाम रियासत चलाना कुछ और है। सर 10 साल से इक़्तिदार में खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियार वली साहब, 10 साल का जो इनका इक़्तिदार है ना, वो पैसे कैसे बनाते हैं, अच्छा, मूर्तियां कैसे चुराते हैं, अच्छा, ये पेशावर म्यूजियम में डाका कैसे डलवाना है, अच्छा, ये बिलियन ट्रीज पे उसके 75% दरख्त कैसे गायब करने हैं, अच्छा, बीआरटी में अरबों रुपए का कमीशन कैसे लेना है, इनका ये बड़ा अच्छा था। ये तो अब इलेक्शन में फैसला होगा सर। ये 110 120 इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने थे, ये इसमें 10 नहीं दिखा सकते। तो ये 350 डैम इन्होंने बनाने थे, उसमें 3.5 डैम ये नहीं बना सके। इनका तजर्बा इस चीज में है। आगे बात मैं आपको बताऊं, हमने ये जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हुआ था, जो रद्दुल फसाद हुआ था, उस पे इस कौम का बहुत बड़ा खर्चा, बड़ी जानी कुर्बानी, बड़ा खून बहा था, बड़ी तकलीफ के बाद वो अमन हासिल किया गया था। ठीक है। और ऐसे लोगों के ये जो लाने वाले हैं, इनके ना जो तब्दीली के नाम पर के एक मौका खान को देना चाहिए और चलो आओ इस बार तब्दीली को ले आते हैं, तब्दीली ले आए हैं, और उसके बाद ये अमन भी हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन वी बिलीव कि हमने पहले भी पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान सवारा था, और आज पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बचा के भी दिखाएंगे और सवार के भी। शौकत यूसुफजई साहब, सर वो महमूद बाबर साहब कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शन आपके बयान में और इमरान खान साहब के बयान में, और जो सर मैं अनवार भाई, यही तो मसला है। मैं आपसे कह रहा था कि मुझे पूरी बात करने दें। जी करें। मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया था, और मैं अभी भी इस पे कायम हूँ। अच्छा, वो फैसला हुआ होगा, मफाक से हुआ होगा। मैं तो अपनी बात कर रहा था, आप जाके उससे आप बात करते हैं, मेरे भाई से PMLN वाले, उसने तो रटी रटाई बातें आपसे करनी है। हम जीरो हैं, ये हीरो हैं, तो इलेक्शन कराओ ना। इलेक्शन से क्यों भागते हो? इलेक्शन करा लो, पता चल जाएगा। अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ना होती, लोग हमसे मुतमईन ना होते, तो आप इतने भागते क्यों? आपने तो फौरन इलेक्शन कराने थे। आप तो उस वक्त भी जब हम इक़्तिदार में थे, आप बाहर से चीखें मार रहे थे, जाली असम्बली है, फौरन इलेक्शन कराओ। अब मैं देखूंगा मेरे भाई कि तुम दोबारा ये असम्बली अपने शक्ल से देख सकोगे कि नहीं देख सकोगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरा भाई यहाँ बातें कर रहा है, हमें तो ये जीरो साबित कर रहा है, लेकिन आप इलेक्शन कराएं, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और एक जो आप जो रटी रटाई बातें कर लेते हैं कि यहाँ बिलियन ट्री सुनामी, यहाँ पे BRT, यहाँ फला में करप्शन,
भाई अभी तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, जी। अभी आप जाके एक केस तो ले आए सामने। अच्छा, ये तो आपने कह दिया, लेकिन सर ये मुझे बताएगा, आपने ये बात दोबारा दोहराई है कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया था, वफाक से फैसले किए गए थे। क्या ये सही स्ट्रेटेजी थी शौकत साहब, या आपके सूबे को एतमाद में लेना चाहिए था? देखिए अनवार भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो उस वक्त भी जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी मैंने कहा था, और अब मेरे रिकॉर्ड पे बयान है कि जी उस वक्त जो हमारा तर्जुमान था बैरिस्टर सैफ, वो उस कमेटी के मेंबर थे। और आप यकीन करें कि हमें नहीं पता था वो। और हमने उस वक्त भी मैंने कहा था, मैं तो देखे मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, ठीक बात है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी भी आप हमारी कह रहे तरफ से तर्जुमानी नहीं कर रहा है उस कमेटी में जो मुज़ाकरात की आप बात हो रही थी। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि उसमें खैबर पुख्तनख्वा को एतमाद, मुझे नहीं पता क्योंकि वफाक ने अगर करना होता, पॉलिटिकल लोग थे तो हमें जरूर बता दिया जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने किए वो बाख्तियार थे। ओके। और लेकिन हमें उसमें एतमाद में नहीं लिया, कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी वो बात फैसला पॉइंट आ गया। अच्छा था बुरा था वो आपको मेमून जान बाबर ने भी बता दिया। ठीक है सर, ये आपका कि नुक्ता नियत की बात होती है। ठीक है, नियत क्या थी वो तो उस वक्त हो गई, उसके असरात क्या हुए ये एक अलग बात होती है। लेकिन असल चीज ये है कि अब अगर मुल्क को ठीक करना है तो इलेक्शन की तरफ जाओ। आपने कहते इलेक्शन में जाना होगा। महमूद साहब आपसे क्लोज लूंगा। इख्तियार साहब, वो तो दावा करें शौकत यूसुफजई साहब कि आप तो शायद असेंबली दोबारा देखें। अच्छा, इख्तियार साहब से और रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। जी बाबर साहब, सर गुफ्तगू को समेटिएगा। सर ये जो बात शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इस पर बड़ा गौर व गौस होना चाहिए कि आइंदा जो हुकूमत मिलती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वोटों से आती है, उनको एतमाद में लेना चाहिए जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो एक आम आदमी की लाइफ को इफेक्ट करती है, क्योंकि आम आदमी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। विफाक भी अगर मामला तय करती है। जी सर, लास्ट कमेंट। अनवर साहब, शौकत यूसुफजई साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं और हमने इनके साथ काम किया है, बड़े भाइयों जैसे हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज उन्होंने इस दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को ऑन किया है, क्योंकि सवात में जब तालिबान आए थे तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो इसको अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाला टूल समझते थे। ये इन तालिबान के आने को अपने खिलाफ समझते थे कि ये हमें हमारी सियासी पोजीशन को खराब करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी बदल गई है और उन्होंने अब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को भी ऑन कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो मुश्किल थी वो ये थी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दी गई थी। कोई उनकी कार्रवाई को ऑन ही नहीं कर रहा था, उसको किसी की बैकिंग ही हासिल नहीं थी। कोई पॉलिटिकल बैकिंग होती है तो कोई ऑपरेशन होता है ना। और यहाँ की सबसे बड़ी फोर्स जो थी पीटीआई, वो उन्हें ऑन ही नहीं कर रही थी, अपने खिलाफ समझ रही थी। और पीटीआई का बाज़ाब्ता ये नैरेटिव था। मुराद सईद के बयानात आपको याद है कि सवात में तुम कैसे आए हो, वो किसको कह रहा था। और दोनों जानिब के जिस तरीके के उनके बयानात थे और जो इनकी बयानिए थे, उस वक्त के बयानियों को देखता हूं, आज शौकत यूसुफजई साहब के बयान को देखता हूं, फिर एक हैरत होती है। ये हाथ है बैरिस्टर सैफ है, उसी बॉडी का, उसी काबीना का हिस्सा लेफ्ट हैंड जो है वो मुज़ाकरात कर, राइट हैंड कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। बॉडी पूरी कह रही है मुझे पता ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? ये तो एक ही बॉडी का हिस्सा थे, वो अंदर बैठे थे, आप उन्हें रोक लेते कि आप नहीं जाएंगे मुज़ाकरात में, हमें नहीं कहा गया। ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने वो भी करने दिया और ये भी करने दिया। जो भी अच्छा लगे हम फिर उसको बाद में पॉलिटिकली इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये उस वक्त उनके साथ बैठ के हुकूमत चला रहे थे, अब उनके साथ ताल्लुक जाहिर करके मेरा ख्याल है लोग ये बात नहीं भूले। बहुत शुक्रिया महमूद बाबर साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। शौकत यूसुफजई साहब, इख्तियार वली साहब, व्यूअर्स, बड़े अहम मामलात हमने उठाए, चाहे वो मुल्की सियासत है, इलेक्शंस हैं, कारकर्दगी है और जो दाखिली सिक्योरिटी है, बिलखसूस जो कलअदम तंजीम टीटीपी के साथ माजी में जो पॉलिसी थी और अब जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, उस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। इस हवाले से चूँकि आज 27 रमज़ान है, पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ान को हुआ और कुरान पाक का नज़ूल भी 27 रमज़ान को शुरू हुआ था, तो बाबरकत दिन है। मैंने कहा कि इस हवाले से ज़रूर हम दुआ भी करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो मुतफ़रिक चैलेंजेस हैं इनका मुकाबला करने के लिए हमारी सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत को क़ुव्वत अता फ़रमाए, अज़म अता फ़रमाए। इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम दस्तक से इजाज़त चाहूँगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।